गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पहले प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज आपका चैप्टर कर रहे थे, तो उसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक रेडियस। तो मैंने आपको इसको बताया था, लेकिन कुछ बच्चों को क्वेरीज थी कि सर ये समझ नहीं आया, तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ इसके बारे में। तो जो आयनिक रेडियस आप डिटरमाइन करते हो, उसके लिए पोलिंग्स ने कुछ एज्यूम किए थे, कुछ चीज़ें एजम्पशन बनाई थी। वो क्या थी? आपको इस टाइप के आयंस या एटम्स चुनने हैं जिनका सबसे पहले आपके पास गिवन था कि उनका जो सेम रेडियस रेशो होना चाहिए। जो आप कैटायन या एनायन चूज कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट था कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए। उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने चाहिए। इसमें सेकंड पॉइंट दिया हुआ है उनका आयनिक करैक्टर, इक्वल आयनिक करैक्टर, मतलब अगर एक पे 1 पॉजिटिव है तो दूसरे पे 1 पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उसने ये एग्जाम्पल लिया था। इसमें अगर हम देखें तो Na पॉजिटिव है और F नेगेटिव है। अब आप देखिए, यहाँ 11 होता है, यहाँ 9 होता है, तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो यहाँ भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है, ठीक है। उनका जो रेडियस रेशो है वो भी ऑलमोस्ट इक्वल है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मैंने बता दिया आपको, यहाँ एक पॉजिटिव है, यहाँ पे एक नेगेटिव है, इक्वल आयनिक करैक्टर है उनके बीच में, ठीक है। तो 3-4 चीज़ें उसने ध्यान में रख करके उसके बाद आपका सोडियम फ्लोराइड है जो इसका सिलेक्शन किया था। और भी बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल है जिनका आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये छोटी चीज़ें उसने एज्यूम की, उसके बाद उसने आपको स्ट्रक्चर बताने की कोशिश की। अब डेरिवेशन बताता हूँ आपको कि डिराइव कैसे करते हैं, कंप्लीट आप जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे आप इसका एटॉमिक रेडियाई निकालोगे इसके यहाँ स्ट्रक्चर से। मैंने आपको पहले भी बताया होगा शायद ये कि जो आपको एक चीज़ मान के चलनी है यहाँ पे कि आपका कैटायन और अनायन जो प्रेजेंट हैं कि वो दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं, मतलब एक दूसरे को टच करते हुए हैं। पहली एजम्पशन हमारी यही थी, ठीक है। अब सेकंड एजम्पशन जो आपकी बुक में गिवन है वो ये थी कि आपका जेड जो इफेक्टिव है, जिसको हम बोल रहे हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको आप बोलते हो, वो आपके रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस ऑफ एनी आयन, ठीक है। वो कैटायन भी हो सकता है और आपके पास एनायन भी हो सकता है। तो आपका जेड इफेक्टिव आ गया। अब हम इस चीज़ का यूज कर रहे हैं, अब इस चीज़ का यूज करके देख कैसे चलते हैं हम आगे। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर ऑफ आयन विल बी जेड इफेक्टिव, ठीक है। और आपको पता है कि आप यहाँ से जो जेड इफेक्टिव है उसको आप ये भी लिख सकते हो, जेड माइनस एस। आपने स्क्रीनिंग कोएफिशिएंट निकालना सीख लिया, स्लेटर रूल से स्लेटर कोएफिशिएंट ही बोलते हैं उसको, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊंगा तो यहाँ पे एक कोएफिशिएंट सी यूज कर लिया मैंने, प्रोपोर्शनलिटी कोएफिशिएंट, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आर ऑफ कैटायन, जिसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे Na पॉजिटिव, विल बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय जेड माइनस एस, और आर ऑफ एफ नेगेटिव विल बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय जेड माइनस एस, ठीक है। तो आपके पास ये यहाँ पे स्ट्रक्चर पहुँच गया। अब देखिए उसके बाद उसने क्या किया, एक्सरे से इसका रेडियस मापने की कोशिश की। जो आपका NaF मॉलिक्यूल था यहाँ पे, NaF एक्सरे से, और उसको इसका रेडियस मिला यहाँ पे 2.31 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन मस्ट बी इक्वल टू 2.31। तो मैं लिख दिया RNA पॉजिटिव प्लस R ऑफ F नेगेटिव मस्ट बी इक्वल टू 2.31 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब उसके बाद RNA पॉजिटिव की वैल्यू रखते हैं यहाँ से, C ओवर Z माइनस एस प्लस C ओवर Z माइनस एस, जो कि दोनों के लिए अलग अलग है। अब आप इसमें अगर यहाँ पे हम इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं तो आपको इसके लिए S निकाल लो,
फिर इसके लिए एस निकालो। ठीक है, इन दोनों के लिए जो एस निकालोगे आप, उसको जेड में से यहाँ 11 में से माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पे इसका 9 है, 9 में से माइनस करना पड़ेगा। तो मैं जेड माइनस एस की ओवरऑल वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे, जो आएगी आपकी सी ओवर जो एन ए पॉजिटिव है उसके लिए कैलकुलेट का आप देख रहे हैं ना कैलकुलेशन करके, यहाँ आएगी 6.5, और जो आपका एफ नेगेटिव है उसके लिए आएगी 4.5, दैट मस्ट बी इक्वल टू 2.31, यस 2.31 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से हम सी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसने हमारे पास यहाँ से सोल्व करके सी निकाला, और आपका सी आएगा 6.41। ठीक है, अब इस सी को मैं इस इक्वेशन में रखता हूँ, जो कि मुझे पता है ये है आर एन ए पॉजिटिव इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई जेड माइनस एस, वैल्यू आई 6.5। ऐसी आर ऑफ जो एफ नेगेटिव है वो वैल्यू आई थी सी ओवर 4.5। तो आप सी की वैल्यू यहाँ पे रखिए और यहाँ पे रखिए, यहाँ पे आप दोनों वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि दोनों का रेडियस कितना कितना होगा। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, जो आर ऑफ एन ए पॉजिटिव यहाँ पे आया था, और ऐसी आर ऑफ एफ नेगेटिव आपका आया, एन ए पॉजिटिव आया आपका 0.95 एंगस्ट्रॉम, और आपका यहाँ वैल्यू है 1.3 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आपको सॉरी उल्टे लिख दिया मैंने, ये वैल्यू नीचे आएगी, आई एम सॉरी 0.95, और वो वाली वैल्यू आएगी आपकी 1.36 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि जो आपके पास अनायन है उसका साइज हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये आपके पास आर एन ए पॉजिटिव आ गया, ये आपका एफ नेगेटिव आ गया। तो इस तरीके से आप आयनिक रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं कुछ एजम्पशन एज्यूम करके। ठीक है, एग्जाम में कई बार इस टाइप का वैल्यूशन आ जाता है, तो आपको बताना है ठीक है किस तरीके से आपको ये आ सकता है, या आपको कोई और दे दिया यहाँ पे, लेकिन उसके लिए फिर आपको मेंशन करेगा कि ये 2.31 इसकी, यहाँ पे जो आपके पास एक्सरेज उसने बताया था कि एक्सरेज इसकी वैल्यू आएगी, तो ये उसको बताएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आयनिक रेडियस का थोड़ा टर्म आ गया, किस तरीके से आप इसको डिराइव कर सकते हैं। अब आगे छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैंने आपको पहले बताई भी हैं। एक साइज ऑफ कैटायन दे रखा है, आपको पता है कि साइज ऑफ जो कैटायन होता है उसके पेरेंट एटम से हमेशा कम होता है, साइज ऑफ अनायन उससे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका अगर आपको निकाल के देखना तो आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल के भी देख सकते हैं। अगर प्रोडिक टेबल में सिंपल साइज़ की बात करूँ, कैटायन का साइज जब अप टू डाउन आएंगे तो साइज इंक्रीज होता है, तो कैटायन का साइज भी इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट आप जाते हो तो आपका साइज डिक्रीज होता है, तो कैटायन का साइज भी वैसे ही डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसका साइज ऑफ एनी आयन ये आपका प्रोडिक टेबल में ट्रेंड रहता है। अब इसमें आगे आपको गिवन है वंडरवाल रेडियस, आपको पता है बड़ा वंडरवाल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बड़ी वीक सी अट्रैक्शन होती है, कोवलेंट बॉन्ड से वीक होती है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वंडरवाल का जो रेडियाई होता है, वंडरवॉल रेडियाई, वो हमेशा आपके कोवलेंट रेडियाई से ज़्यादा होता है। अब इसका मतलब क्या बच्चे, अगर इसका ज़्यादा होता है तो मतलब इसका जो इसके न्यूक्लियस दोनों के दूर दूर हैं, तो दूर दूर है मतलब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा है तो आपका बॉन्ड वीक होगा, तो कोवलेंट बॉन्ड उसके कंपैरेटिवली ये होता है। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि आपका जो वंडरवाल रेडियाई है वो आपका आयनिक रेडियाई से बड़ा होता है, इसलिए वंडरवाल फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन भी आयनिक रेडियाई से, कोवलेंट रेडियाई से आपका वीक होती है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। इस आगे इसने ऐसी मेटालिक रेडियाई का बता रखा है कि जो आपका मेटालिक रेडियाई होता है, मेटालिक बॉन्ड भी आपका लॉन्गर है कोवलेंट रेडियाई से, तो मेटालिक बॉन्ड भी, मेटालिक रेडियाई, तो ये बॉन्ड भी आपका कोवलेंट बॉन्ड से वीक होता है, क्योंकि रेडियाई बड़ा हो गया तो दूर दूर हो गए, तो बॉन्ड आपका लॉन्ग हो गया, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, तो आपका इस तरीके का ट्रेंड यहाँ पे रहता है। तो इन जनरल आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी, मैंने आपको बताया हुआ, एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपको। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चे, जैसे इसका नाम ही बता रहा है आयनाइजेशन एनर्जी,
यानी किसी को आयनाइज कराने के लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या बनती है? इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर टू रिमूव अ लूजली बाउंडेड, मैंने आपको बोला लूजली बाउंडेड या लिस्ट बाउंडेड, ठीक है, जो सबसे मतलब लूज जुड़ा हुआ है, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब मैंने गैसियस एटम क्यों बोला, मैं आपको अभी आगे बोहर नेबर साइकिल बताने वाला हूँ, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि मैंने एटम क्यों यूज की थी। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो आपको मैं लिख देता हूँ, अगर आपको वैसे बुक में मेंशन भी होगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove a loosely bounded electron from an isolated gaseous atom। ठीक है, उससे निकालने के जो आपको एनर्जी देनी पड़ी होती है। सबसे पहले मान लो आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, जैसे मेरे पास कोई यहाँ Na है, ठीक है, आपने इसको एनर्जी दी, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से, तो Na पॉजिटिव बन गया आपके पास। ठीक है, यहाँ जो एनर्जी दी इसको आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट कहते हैं। अगर आप दोबारा फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालोगे तो उसको सेकंड बोलते हैं, सक्सेसिवली आयनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं आप उसको, कि आपकी जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते रहोगे उसके अकॉर्डिंगली आपकी एनर्जी डिफर करती जाएगी। ये फर्स्ट है, सेकंड निकालोगे सेकंड होगी, थर्ड होगी, फोर्थ ओनवर्ड्स ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। आयनाइजेशन एनर्जी कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर इसकी ट्रेंड देखें, सबसे पहले साइज का देखते हैं। साइज और आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे होते हैं? अगर किसी भी एटम का साइज छोटा है तो उसके जो न्यूक्लियस है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अगर किसी का साइज बड़ा है तो मतलब उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जिसकी पहुँच है वो कम है, इसका मतलब उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फेस कर रहा है वो कम है, और इसीलिए अगर वो आपका कम है तो इसीलिए आपको लीस्ट अमाउंट ऑफ कम से कम एनर्जी लगेगी आपको निकालने के लिए। तो इसलिए मैंने लिख दिया साइज बड़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी छोटी, आयनाइजेशन एनर्जी कम, मतलब अगर यहाँ पे साइज आपका छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड उसने दे रखा है आपके पास चार्ज ऑन न्यूक्लियस, वैसे बोल ही चुका हूँ इसको तो मैं, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ये आयनाइजेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो इसका मतलब आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। अब अगला फैक्टर आता है आपके पास जिसको आप बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या होता है, जितने ज़्यादा आपके इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा होगा मतलब जो इनर इलेक्ट्रॉन है, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है एक्चुअली में, जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के इफेक्ट को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक फील होने के लिए कम कर देते हैं, लेस कर देते हैं। तो उससे क्या होता है आपका वो एक स्क्रीनिंग क्रिएट कर देते हैं, मतलब न्यूक्लियस के चार्ज को कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम से कम जाए आगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जो आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो लार्जर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने आपके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतना ही आपके पास स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा और उतनी ही आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ठीक है, अब फोर्थ आता है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट में क्या होता है, मैंने कराया वैसे इसको दोबारा बता देता हूँ आपको, कि इसमें आपका s ऑर्बिटल का सब ज़्यादा होता है, फिर p का, फिर d का, फिर f का। ठीक है, अब देखिए आप, इसका मतलब क्या है पेनिट्रेशन का, कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है s ऑर्बिटल में वो न्यूक्लियस को पेनिट्रेट करके रखते हैं, उसके नज़दीक रहते हैं बिल्कुल। सबसे पहले s आता है, स्फेरिकल होता है, फिर आप p को लेते हो, फिर d को लेते हो, जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो, फिर f को, तो सबसे नज़दीक s है, तो s का पेनिट्रेशन इफेक्ट न्यूक्लियस पे सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब s से इलेक्ट्रॉन निकालने बहुत डिफिकल्ट है, समझ रहे हो, तो इसका मतलब इससे निकालने सबसे डिफिकल्ट है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे हाई होगी। ठीक है, फिर P आएगा, फिर D आएगा, कंपैरेटिवली रिलेटिव टर्म्स बोल रहा हूँ आपको। तो ये 3-4 फैक्टर हैं जो आपके हम इसको कर चुके हैं,
एग्जाम में हमेशा का क्वेश्चन आता है, इसमें आपको 3 मार्क्स में आपका एक्सप्लेन करोगे कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, विद एग्जाम्पल आप इसको बताएंगे। अब आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड भी मैं आपको सिंपली बता ही चुका हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी आपको पता है जब साइज पे डिपेंड करती है तो साइज ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए पीरियोडिक टेबल में साइज आपका इंक्रीज होता है। अगर साइज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो आपकी आयनाइजेशन जो एनर्जी रहेगी यहाँ पे वो आपकी डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये आपका इसमें आपका डाउन द ग्रुप जब हम आएंगे तो उसके अंदर इस तरीके से आपका यहाँ पे ट्रेंड रहता है। लेकिन अगर हम पीरियड्स में इस तरीके से बात करेंगे इसकी, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं मतलब एक ही पीरियड में मूव करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका साइज रिड्यूस होता है लास्ट की तरफ जाते हुए, तो वहाँ पे आपकी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये इन जनरल आपके ट्रेंड रहेंगे, कुछ एक्सेप्शन भी है उसमें, वो हम बाद में देखते रहेंगे जिस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता रहेगा। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें हैं। अब आगे आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपने +2 में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते किसको है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप किसको बोलते हो? वो एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन आइसोलेटेड एटम गेन्स अ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब कहने का क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। वैसे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बहुत कम बच्चों को डिफरेंस पता होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके बाद आएगा, उसको डिस्कस करेंगे। एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चीज़ें एक जैसी हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है दोनों में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मान लो कोई बॉन्ड बना हुआ है H और Cl के बीच में, तो उसके बॉन्ड पेयर को Cl अपनी तरफ खींच के रखता है, इसलिए Cl पे पार्सली नेगेटिव चार्ज रहता है और H पे पॉजिटिव रहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एनी आइसोलेटेड एटम विल गेन अ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही मान लो सपोज करो मेरे पास F था, F ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो अब ये बन गया F नेगेटिव, तो यहाँ जो एनर्जी निकली होगी उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग कि पीरियोडिक टेबल में आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे वेरी करती है, क्या इसका ट्रेंड रहता है, उसको डिस्कस करते हैं अभी। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में वही चीज़ें दे रखी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आपके साइज पे डिपेंड करती है, जो हमने अभी डिस्कस किया, साइज पे डिपेंड करेगी। उसके बाद आपका न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करेगी, और तीसरा फैक्टर आता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इंपॉर्टेंट है। साइज का मैंने आपको बता ही दिया, साइज। दूसरा आपका न्यूक्लियर चार्ज हो गया। तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आपका न्यूक्लियर चार्ज भी आ गया। इसमें थर्ड पॉइंट रहता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें। ठीक है, अगर किसी का साइज स्मॉल होगा तो उसका साइज स्मॉल अगर किसी का, तो उसमें जब कोई नया इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाती है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। और अगर रिपल्सन बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो इसका मतलब ऐसे सिस्टम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, जिसका साइज स्मॉल होता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज करती है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ती है। और साइज बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में पहुंची कम हो जाएगी, तो अट्रैक्ट कौन करेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, दूसरा पॉइंट न्यूक्लियर चार्ज। अगर किसी का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डेफिनेटली ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो अगर कोई भी सिस्टम आपका एक इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, जैसे आपके हैलोजन है FCl Bri, तो इन सब को आप यूजुअली इस फॉर्म में देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही लेंगे, इनके आउटर मोस्ट P में 5 होते हैं सभी के, जैसे एक इलेक्ट्रॉन लिया तो P6 बन गया कंप्लीटली फील्ड। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी किसी की इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी है वो कितनी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब हैलोजन्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सब ज़्यादा होती है।
हैलोजन्स हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब मिनिमम किसकी होती है आप बताइए। इससे नेक्स्ट कौन आता है, नोबल गैसेज। तो नोबल गैसेज की जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, नोबल गैसेज की, वो ऑलमोस्ट जीरो होती है, क्योंकि ऑलरेडी कंप्लीट है, वो तो इलेक्ट्रॉन लेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आपके पास इस तरीके से ट्रेंड आ गया कि आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे रहने वाली है। हमने नोबल गैसेज का देख लिया, हैलोजन की मैक्सिमम देख लिया हमने। अगर हम इसको डाउन द ग्रुप देखें तो एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर साइज दोनों आपके इंक्रीज हो रहे हैं, बट आपका जो न्यूक्लियर, मैंने अभी बताया आपको कि साइज बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर साइज बहुत ज़्यादा हो गया तो न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पहुंच कहाँ रहेगी, नहीं रहेगी। तो अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ टेबल में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी डिक्रीज करती है। अगर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी इंक्रीज करती है। आप देख रहे हो फ्लोरीन आपके लास्ट में आके जाते हैं यहाँ पे, नोबल गैसेज को छोड़ दीजिए, ये आपकी इनकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी होती है। ठीक है, अब बीच बीच में कुछ एग्जांपल्स भी हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बताया। जैसे आपको भी दिया गया है कि बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनकी भी जीरो होती है। इनकी जीरो क्यों होती है, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन बताएगी आपकी। बेरिलियम का कितना होता है 4, 1s2 2s2, फील्ड है बेटे, नहीं ले सकता इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम बताया उसने, मैग्नीशियम भी इस सीरीज का है, उसमें देखिए तो आउटर मोस्ट में आपके पास क्या है, इसमें लास्ट में आपके पास आता है 3s2, इसका 12 होता है, यहाँ पे आपका 12। हाँ, तो इसका देखो यहाँ फुली फील्ड है, क्यों लेगा इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन की बात की उसने, 1s2 2s2 2p3, आपका p में 3 है, तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड मैंने आपको बताया था, अगर जहाँ भी सिमेट्रिक अरेंजमेंट होता है वो हमेशा सिमेट्री को लीड करता है। तो आपके पास हाफ फील्ड हो या फुली फील्ड हो, दोनों के अंदर आपके पास सिमेट्री होती है, और सिमेट्री हमेशा स्टेबिलिटी कोज कर देगी। अगर वो ऑलरेडी स्टेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, तो इसलिए इन तीनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन हो गया, इसकी मेन टर्म्स थी। अब एक क्वेश्चन बार बार उठता है, जब आपको इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की बात पूछते हैं तो आपसे बड़ा दौड़ के बोलते हो कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है। अब मैं पूछ रहा हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा होती है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने यहाँ पे एक फैक्टर आपके सामने डिस्कस किया, साइज का। अगर किसी का साइज छोटा है तो उसके अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होती है, और इसी चीज़ को आधार मान के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन। देख लेना मैंने क्या टर्म बोली है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है। क्यों, फ्लोरीन की डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन को अटैक करने की पावर ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सिर्फ बात नहीं हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की के साथ साथ इस चीज़ की बात हो रही है कि जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो गेन करने के बाद स्टेबल भी होना चाहिए। फ्लोरीन जब F नेगेटिव बना लेता है तो इसके अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाती है। अगर वो बढ़ जाती हैं तो इसकी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी नहीं रहती इन कंपैरिजन टू Cl। Cl में आपके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, साइज बड़ा है, तो जब आपका नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, देखिए आपको, अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको 100 बच्चों की एक क्लास, एक छोटे से क्लासरूम में आपको लेना है कहीं, तो आपको वहां बैठना डिफिकल्ट हो जाता है। अगर मैं उसी को बोल देता हूं कि आपको एक बड़े हॉल में लेनी है, ऑडिटोरियम में लेनी है, तो आप आराम से बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दूर दूर ही बैठ सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे है, Cl का जो साइज है वो साइज बड़ा है और F का साइज छोटा है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद यहाँ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं होती, लेकिन यहाँ पे साइज छोटा होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाती है, जिसको डिस्टेबलाइज करती है। तो इसीलिए Cl का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा रहता है देन F। एक आपको ये पॉइंट था, इन किसी पॉइंट में से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। ये मैंने आपको एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताई, अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर ले सकता है अगर उसके अंदर कैपेसिटी है। तो इस कंडीशन में अगर ऐसा होगा तो उसको बोलेंगे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सक्सेसफुली सेकंड, थर्ड, फोर्थ कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर और डिपेंडिंग अपॉन द एटम। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो कंसेप्ट था ये बेसिकली हो गया है। अब आपको एक क्वेश्चन है जो आपका लगभग हर बार आता है क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको इसको किस तरीके से डील करना है। अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आपने एक चीज, एक वर्ड सुना होगा बार बार, हैस लॉ। सुना होगा आप में से बहुत ने, नहीं सुना होगा तो आप सुन लीजिए। ठीक है, हैस लॉ क्या बोलता है कि आपकी किसी भी प्रोसेस की जो ओवरऑल एनर्जी, टोटल एनर्जी, वो इसके इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है, स्टेट पे।
ठीक है, कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे उसके डिपेंड करती है। मैं आपको लिख देता हूँ ये बात। ये बोलता है कि ओवरऑल एनर्जी ऑफ अ प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन इट्स इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ठीक है, आपका जो भी कोई सिस्टम प्रेजेंट है उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। अब आप जब भी कोई चीज़ें, आपके पास सिर्फ दो चीज़ें ऐसी हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एक लैटिस एनर्जी, जिसको आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं कर सकते। आप एक्सपेरिमेंटली नहीं निकाल सकते। लैटिस एनर्जी भी निकाल सकते हो आप उसको, उसमें आप उसको आयन देके, उसको एनर्जी देके देखिए, उसमें से आयन निकल जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आप इलेक्ट्रॉन आयनस एनर्जी निकाल दोगे। लेकिन आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एक यू से डिनोट करते हो आप लैटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इन दो टर्म्स को आप एक्सपेरिमेंटली नहीं बता सकते। ठीक है, तो उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप इसको किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिए, जो आपका अभी जो मैंने आपको बोला कि ओवरऑल एनर्जी किसी की डिपेंड करती है सिस्टम पे, तो अगर मैं इसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिख के दिखाता हूँ आपको कि डेल्टा एल एच है, जो आपकी टोटल कंप्लीट की फॉर्मेशन की बोल रहा हूँ, डेल्टा एच एफ बोलते हैं इसको, ये आपकी इक्वल होगी डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन। बताऊंगा कहाँ यूज होगा ये। उसके बाद उसने आई दे रखा है जिसको आप आयनाइज एनर्जी बोलोगे, हाफ ऑफ डेल्टा एच ऑफ डी, मतलब आपकी जो हीट डिसोसिएशन में निकलेगी उसकी बात कर रहा है। अब डिसोसिएट भी करना पड़ेगा इसमें। उसके बाद आगे आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लास्ट में आपकी लैटिस एनर्जी। तो ये फॉर्मूला आपका इसमें यूज होगा और ये हम एक साइकिल में पुटअप करेंगे जिससे आपका टोटल एनर्जी का प्रोसेस आना चाहिए, और उस साइकिल का नाम है बोर्न हेबर साइकिल। इस पर डेफिनेटली एक न्यूमेरिकल ये क्वेश्चन पक्का आता है हमेशा, बोर्न हेबर साइकिल। ठीक है, ये आपके पास बोर्न हेबर साइकिल आ गया। अब बोर्न हेबर साइकिल होता क्या एक्चुअल में वो आपको बताते हैं। पहले आपको टर्म्स क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे ये टोटल फॉर्मेशन का एफ है यहाँ पे, और ये आपका सब्लिमेशन, ये आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी, ये आपकी हीट ऑफ डिसोसिएशन, ये आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये आपके पास लैटिस एनर्जी, ये आपकी हीट ऑफ फॉर्मेशन पूरे की है जो। उससे कोरिलेट किया है मैंने कि ओवरऑल एनर्जी इस सारी चीज़ पर डिपेंड करती है। अब मैं आपको बोर्न हेबर साइकिल बना के बताता हूँ कि बोर्न हेबर साइकिल कैसे इन सारी चीज़ों को कोरिलेट कर पाता है। अब ये देखिए, हम बोर्न हेबर साइकिल यहाँ पे बना रहे हैं। ये मैंने एनर्जी बताई है यहाँ पे, किलो जूल पर मोल में आपकी वैल्यू है ये। यहाँ मेरी जीरो एनर्जी है, प्लस 400 है, 800 है और माइनस 400 है। ठीक है, अब वन बाय वन स्टेप हम चलते हैं। हमारे पास सोडियम आपके पास सॉलिड है, आपके पास क्लोरीन एक गैस है, आपके पास प्रेजेंट है। अब आप क्या क्या करोगे सबसे पहले। अब देखिए, सबसे पहला जो स्टेप हमारे पास दे रखा है वो है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का। ये बना रहा हूँ मिडिल में। यहाँ पे जो मेरे पास स्टेट में पहुँचा है, Na आपका गैसी स्टेट में पहुँचाना है हमें, हाफ Cl2, ये आपका गैस में था। ठीक है, ये आपका यहाँ से यहाँ आया है। अगर ये ऐसा हुआ है यहाँ पे, तो हमारे पास जो यहाँ पे एनर्जी है उसका नाम है डेल्टा एच ऑफ एस, जिसको सब्लिमेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सब्लिमेशन आपको पता होना चाहिए सब्लिमेशन क्या होता है। सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैसीय स्टेट में कोई भी एटम जाता है तो उसमें जो हीट इन्वॉल्व होती है उसको बोलते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, तो मैंने ये डेल्टा एच एफ ऐसे वैल्यू आपकी वो लिख दी है कि सॉलिड से आपका देखिए गैसीय स्टेट में यहाँ पहुँच गया है, ये आपका एच है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद आपका अब गैसीय स्टेट में पहुँच गया है, तो अब इस गैसीय स्टेट से आपको अब इसकी यहाँ से इसको आयंस में कन्वर्ट कर सकते हो आप। सोडियम का पॉजिटिव गैसीय स्टेट में, और ये आप ऐसे लिख लीजिए। अभी इसका भी कुछ करेंगे अभी, हाफ Cl2 ऑफ G। अब इस स्टेट में हम पहुंच गए हैं।
अब यहाँ जो एनर्जी इन्वॉल्व है उसको लिख देता हूँ मैं। देखिए आपका Na था, Na से Na पॉजिटिव बना है, तो इसको आयनाइजेशन एनर्जी या आई हम जिस तरीके से इसको लिख रहे थे वो हम इसको लिख देंगे। ये आपकी आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब आपका इससे ऊपर प्रोसेस करते हैं हम। जब आपके पास जो यहाँ पे अब Na का तो आयन बन गया, क्योंकि आपको एक लेटिस बनानी है NaCl की, तो हमने सिंपल सॉलिड दिया, सब्लिमेट किया, गैस स्टेट में आ गया। अब इसीलिए मैंने बोला था आपको कि आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन में इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव अ लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ आइसोलेटेड गैसियस एटम। आपको पहले सॉलिड से डायरेक्ट नहीं निकालोगे, पहले सब्लिमेट करके गैस में लाना पड़ेगा, गैस को फिर आप आयनाइज करोगे। तो ये आपके पास आ गया। उसके बाद आपको फर्दर यहाँ पे आपको Na पॉजिटिव जो आपका बन चुका है, और अब यहाँ पे मैंने लिख दिया आपको Cl ऑफ गैस। आपका देखो यहाँ पे अब तक क्या था, Cl2 था, हाफ मोल था बेशक से, लेकिन Cl2 था। अब इस Cl2 को आपको Cl में कन्वर्ट करना है। अब देखो डेल्टा H ऑफ D चाहिए, यहाँ पे मुझे दो Cl थे, तोड़ने हैं, अलग अलग करने हैं, Cl2 जुड़ा हुआ था, अलग अलग करना है। ठीक है, आपका ये आ गया। अब देखो बेटे यहाँ पे हाफ मोल था, तो हाफ ही मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, हाफ ऑफ डेल्टा HD। तो यहाँ अब देखिए आपके पास ये बन गया यहाँ पे Cl। अब आपको क्या कराना पड़ेगा, इसके अंदर नेगेटिव बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। मतलब अब कंसेप्ट आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। एफिनिटी वही तो थी, अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन यू विल ऐड एनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम। तो आप जब इसमें डालोगे तो आपके पास सिस्टम कैसे जनरेट हो जाएगा। मैं इसको इस साइड लिख रहा हूँ। अब यहाँ साइकिल इसका मूव करेंगे, Na पॉजिटिव गैसियस में था और Cl आपका सिंपल गैस में था। ठीक है, अब आपका Cl नेगेटिव बनाना है इसका। तो जब मैं इसको Cl नेगेटिव बनाऊंगा तो हमारे पास यहाँ पे Na पॉजिटिव और ये बन गया Cl नेगेटिव ऑफ गैसियस। इसका मतलब क्या कि आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो उसको क्या बोलेंगे, E से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब आपने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। अब आपके पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव तैयार हो गया, जो दोनों मिलकर लैटिस बना सकते हैं। और जब भी कोई लैटिस बनती है तो उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। जब दोनों मॉलिक्यूल आपके आयन से नज़दीक आते हैं, उस एनर्जी को ही बोलते हैं लैटिस एनर्जी। इसीलिए बोलते हैं कि बनने में जो एनर्जी रिलीज हुई, आपको तोड़ने में वो एनर्जी दोबारा देनी पड़ेगी, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो किसी लैटिस को तोड़ने के लिए, क्योंकि बनने में उतनी एनर्जी आपकी रिलीज हुई थी। ठीक है, तो इसको लैटिस एनर्जी बोलते हैं। तो इसके बाद हमारे पास सबसे नीचे जो मैंने जहाँ -400 लिखा था, यहाँ मैं लिख देता हूँ NaCl, और ये आपका क्रिस्टल है NaCl का क्रिस्टल। अब इस NaCl क्रिस्टल को हम पहुँचे कैसे यहाँ तक अब बताते हैं, आपको दोबारा बताएंगे। यहाँ पे ये आपने जो हम इस प्रोसेस तक लेके आए थे आपको यहाँ तक, जहाँ पे बना हुआ आपका, इस एनर्जी को मैंने U बोला है, जिसको हम लेटिस एनर्जी बोलते हैं। लिख देता हूँ यहाँ पे लेटिस एनर्जी। ठीक है, अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि हमने कैसे सिस्टम आपका स्टार्ट किया था। अब देखिए इसको इसके इक्विवेलेंट लाने के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेल्टा, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी डेल्टा H ऑफ F। ठीक है, अभी डेल्टा H ऑफ मैंने F क्या लिखा है यहाँ पे, ये थी आपकी टोटल, जिसको आप फॉर्मेशन में जो टोटल आपकी यूज हुई थी। हमने स्टार्टिंग कहाँ से की, हमारे पास सॉलिड Na था और Cl2 आपका इस तरीके से था। हमने हीट ऑफ सब्लिमेट दे के इसको पहले गैसेस में लेके गए, गैसेस को आयनाइजेशन एनर्जी दी, इसका आयंस बनाया। उसके बाद इन Cl2 मॉलिक्यूल को अलग अलग किया, डिस्ट्रेट किया, तो डिस्ट्रेशन एनर्जी दी, Cl गैस आ गया। HTJ भी यहाँ पे लिख दिया। उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ गई, Cl नेगेटिव गैस। अब उस दोनों आयंस को जब नज़दीक लेके आए, जो एनर्जी निकली, अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसने मिलके आपका NaCl का क्रिस्टल बनाया। तो ये जो टोटल अब इन सब सारे जितने भी आपके पास ये प्रोसेस हुए हैं, इन सब का सम इसके इक्वल आना चाहिए, जो एनर्जी ऑफ आपकी फॉर्मेशन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन है। क्योंकि यही हैसला बोलता था कि ओवरऑल प्रोसेस जो आपका है, उसकी ओवरऑल एनर्जी ऑफ एनी प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन द इट्स इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो आपकी इनिशियल ये थी
और फाइनल स्टेट आपकी ये है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है यही आपकी टोटल एनर्जी है, और ये इन सब को ऐड करके है, क्योंकि कहीं पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कहीं पे आपकी नेगेटिव रहेगी, कहीं पॉजिटिव रहेगी, तो ओवरऑल आपका इसके इक्वल आनी चाहिए। इस साइकिल को बोलते हैं बोर्न हेबर साइकिल। ये हमने NaCl के लिए बनाया है। ये आपके पास यूजुअली एग्जाम में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बोर्न हेबर साइकिल होता क्या है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान से कर लेना। ठीक है, और आप देख रहे हो कि जब उसने वहां से एनर्जी रिलीज की तभी अपनी स्टेबिलिटी पे NaCl क्रिस्टल यहाँ पे बना है। तो यहाँ पे NaCl के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू थी वो नॉन थी। तो अभी इस प्रोसेस से आप U मतलब लेटिस एनर्जी यहाँ निकाल सकते हो। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है तो आपको ये वैल्यू गिवन होगी, बाकी तो आपको वैल्यू सिर्फ निकालनी है। ठीक है, मैं आप दोबारा लिख देता हूँ बीच में, ये जो आपका फॉर्मूला था कि डेल्टा H ऑफ F था जो टोटल, वो इक्वल होगा डेल्टा H ऑफ S के सब्लिमेशन के। सब्लिमेट के बाद हमने आयोनाइज किया, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी के, फिर हमने हाफ इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो हाफ ऑफ वैल्यू है जो आपकी वो डेल H ऑफ D आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ऐड किया, और फिर लास्ट में हमने लैटिस एनर्जी को ऐड किया। तो ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला है जिसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें न्यूमेरिकल आपके किस टाइप से आएंगे। अब यहाँ तक हमारा बेसिकली कवर हो गया है कि बोर्न हेबर साइकिल।